Hello everyone, welcome to Preparize all of you. In this session we are going to study first unit of class 12 physics that is electrostatics. आज का सेशन मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार जो है मैंने जो इंट्रो सेशन पोस्ट कर रखा है उसे आप एक बार जरूर देखें। वहां पे मैंने प्रेपराइज का एम भी बता रखा है कि प्रेपराइज का उद्देश्य क्या है। प्रेपराइज जनरली स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता है कि कैसे वो किसी टॉपिक को जल्दी और आसानी से लर्न कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, उनकी रिवीजन के लिए हेल्प करेगा जस्ट। ओके, सो आज का मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। क्लियर? तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, यदि आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, इस चीज को मैं भी मानता हूँ, पूरे दिल से मानता हूँ, मैंने भी इस बात को कहीं से सुना ही है, लेकिन ये बात मुझे 100% सटीक लगती है कि यदि आप किसी चीज को सीखना चाहते हो और आप उस चीज के बारे में पहले से यदि कुछ जानते हो, तो जब आप उसे सीख रहे हो किसी के द्वारा या उनसे कुछ सुन रहे हो, तो उस समय आप मानो कि आप उस चीज के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उन्हें सुनोगे, अपने 100% IQ के साथ उन्हें एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपके पास जो जानकारी पहले से है उसके द्वारा आप उस नई जानकारी को जस्टिफाई करोगे। क्लियर? तो इससे होगा क्या, आपका फुल एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन जो है उस टॉपिक के ऊपर होगा, तो इससे जो है आपको कोई भी चीज जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है? मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूं। आई थिंक यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट। सो लेट स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट को हम लोग टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, द सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स एंड द नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। क्लियर? सो मैंने जैसा कि कहा कि हमें जो है 100% अपना कंसंट्रेशन देना। देखिए, अगर आप किसी चीज को जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो उस चीज का एक और ट्रिक है कि उसको एकदम बेसिक से लेकर चलना चाहिए, तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। क्लियर? एट फर्स्ट स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हमारा हेडिंग, टॉपिक के हेडिंग से ही क्वेश्चन निकलता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सपोज वी डोंट नो एनीथिंग। Clear? What is electrostatics? So the branch of physics in which we study about charges at rest is called electrostatics. Clear? तो भौतिकी शास्त्र का वह शाखा जिसमें कि हम चार्जेज को इस चार्जेज की अध्ययन स्थिर अवस्था में करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात जिसे हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी तो गाइज अभी नहीं ध्यान में आ रहा, आप लोग मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कभी फिर बता दूंगा। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू study this unit in these 4 chapters: electric charge, electric field, electric potential and flux, and then capacitance. Clear? So let definition में ही आया electric charge and one term is rest, means हम चार्ज की अध्ययन करेंगे at rest, मीन्स स्थिर होने पर। ठीक है? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है, इसलिए जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की हेडिंग बनाई गई है। क्लियर? तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को जानेंगे, इनकी क्या क्या फिनोमिना है और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है? हाउ कैन वी दे क्रिएट और हाउ कैन वी दे डिस्ट्रॉय। क्लियर और नॉट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम हेल्प लेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। क्या है ये थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी? मैं अभी आपको बताता हूँ। कुछ साइंटिस्ट, जैसे कि कौन कौन से साइंटिस्ट काफी फेमस रहे अपने समय में, ठीक है, और इस थ्योरी को देने में इससे फिजिक्स जो है काफी ज्यादा अच्छा डेवलप हुआ। मॉडर्न फिजिक्स के नाम पे इन्हीं लोगों का योगदान है सबसे पहले। क्लियर? तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि सर विलियम क्रूक्स, एनसीईआरटी की बुक में देखोगे आप, इन सभी की फोटो जो है साइड साइड में दे रखी होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो है सर विलियम क्रूक्स के बाद जे थॉमसन, देन थर्ड वन इज सर रॉबर्ट ए मिलिकन, सॉरी, रॉबर्ट ए मिलिकन। Then next one is Sir Ernest Rutherford, and the next one is Niels Bohr। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरीज को या फिर कहिए तो मॉडर्न फिजिक्स के डेवलपमेंट में इन सभी पांचों साइंटिस्ट का जो है काफी अच्छा योगदान रहा है। तो इन सभी साइंटिस्ट का नेम आप एटलीस्ट याद रख सकते हो। ठीक है? अब आते हैं हम लोग इस थ्योरी के ऊपर, क्या कहना है इनका, इनके रिसर्च वर्क का क्या कहना। क्लियर? आइए समझते हैं। देखिए, अब ये बात तो आई थिंक 8th और 9th के स्टूडेंट्स को भी पता होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी ऑल नो दैट एवरी मैटर इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एन एटम। क्लियर? एंड एटम की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस, राइट? एटम क्या करता है, अपने बीचों बीच जो है एक न्यूक्लियस
न्यूक्लियस क्या कहना है इसको, एटम जो है अपने बीचों बीच न्यूक्लियस कंटेन करता है, ठीक है। और एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। एटम किस चीज के बने होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कौन कौन से? तो पहला प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्लियर। आज भी नो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2 ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा होता है, कंटिन्यूअस क्या कर रहा होता है? रिवोल्यूशन कर रहा होता है, ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह, क्लियर है। अलग अलग सेल में सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अब बात आती है चार्जेज की, ठीक है। तो नेचुरली जो हम पाते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्लियर। प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ये नेचर से जो है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्लियर है। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, ठीक। तो किसी भी मैटर को, अब बात आती है चार्जेज की, तो यहां से चार्जेज का कंसेप्ट कहां से बनता है? क्लियर। चार्जेज का कंसेप्ट बनता है क्योंकि हर मैटर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो वो नेचुरली जो है क्या होते हैं? वो सभी पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं। बट वी कैन मेक चार्ज, वी कैन मेक देम ऑब्जेक्ट, वी कैन मेक दोज ऑब्जेक्ट चार्ज। हाउ? तो यूजिंग सम फिजिकल मेथड्स, ओके। वन मोर थिंग, आप लोग में से कोई कोई जानते होंगे या फिर सभी, शायद सभी जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट बिजली को फ्लो करवाए, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक। और जिन ऑब्जेक्ट से बिजली फ्लो नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं, क्लियर। तो आपने अब तक तो सुना होगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर से फ्लो कर जाएगा, तो मीन्स कंडक्टर्स मटेरियल जो ही होंगे क्या होंगे? मीन्स वो चार्ज किए जा सकते हैं, बाकी इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है। कंडक्टर्स तो चार्ज किए ही जा सकते हैं। एक्चुअली देखिए, नेचर में कंडक्टर भी न्यूट्रल नेचर से ही एग्जिस्ट करते हैं, और इंसुलेटर्स भी न्यूट्रल होते हैं। बट वी कैन मेक देम चार्ज। हाउ? तो कंडक्टर्स को जो है परमानेंट चार्ज किया जा सकता है, और वो ऑलरेडी चार्ज ही होते हैं। लगभग समझिए, कुछ कुछ मटेरियल्स जो होते हैं कंडक्टर्स में वो ऑलरेडी चार्ज ही होते हैं, क्लियर। एंड देन इंसुलेटर्स की बात की जाए तो इंसुलेटर्स को जो है काफी आसान से तरीके से जो है आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं, क्लियर। मैं इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने 6 या 7 के जो साइंस में पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल बताया जाता है कि कुछ मतलब आप कॉम को जो है अपने हेयर पे रब करो और देन उसे छोटे छोटे पेपर के पीसेज के पास लाओ, तो पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम से। तो ये क्यों होता है? ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आता कहां? तो इसी चार्जेज की वजह से, जो इंसुलेटर्स के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होते हैं उनकी वजह से, क्लियर है। ऐसा ही ठीक होता है जब हम किसी बलून को अपने बालों के साथ रब करते हैं और उन्हें फिर किसी छोटे पार्टिकल्स लाइक पेपर्स, पीसेज ऑफ पेपर्स के साथ जो है नजदीक लाते हैं, तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। और या फिर बालों से ही रब करके पेपर को अगर वापस से जो है बालों के करीब लाया जाए तो हमारे बाल क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये सब मेथड से इंसुलेटर्स को चार्ज करने की, कंडक्टर्स को चार्ज करने की मेथड की बात की जाए तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द चार्जेज एंड द टाइप्स ऑफ द चार्जेज पे। नेचर ऑफ द चार्जेज में मैंने बताया कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आपका जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। मैं इसे दिखा देता हूं कि आपका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन जो होता है आपका नेचर से न्यूट्रल होता है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो कि अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं? प्रोटॉन के चारों ओर रिवोल्यूशन करते हैं, क्लियर, गुड। तो न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स को किया जा सकता है? किसी भी मैटर से इजिली निकाला जा सकता है ना। ये बात तो आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा पहले से, और ऐसे तो इसके बारे में जब डीपली पढ़ेंगे तो क्यों ऐसा होता है, ये सारे केमिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बाकी मॉडर्न फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे निकल जाते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होता है क्योंकि देखिए न्यूक्लियस, इसको आप ग्रेविटी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जितना दूर जो होगा जो चीज, उसमें जो है उतना कम फोर्स लगेगा उस बाहरी चीज पे, उस बाहरी ऑब्जेक्ट पे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज दूर होगा उस पर कम लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स एज यू नो अर्थ के सेंटर से लगता है, क्लियर। तो ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगता है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, वो फोर्स जो है कुछ सेल्स तक होता है, बाकी जो है इलेक्ट्रॉन्स में अपनी अलग एनर्जी होती है, और वो भी क्या करते हैं? एक
अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं। ऑर्बिट से निकलने का मतलब है कि वो आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं, दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे मटेरियल्स के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? प्रोटॉन के साथ हमेशा नहीं कर सकते। क्लियर? गुड। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशियंसी हो, तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेज की बात कर लेते हैं, है ना। हाँ कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जब डिफिशियंसी हो तो हम वो पार्टिकल जो है वो फिर वो बॉडी जो होगा या फिर वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहा जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो कह सकते हैं कि चार्जेज का वन टाइप जो हुआ वो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्लियर है? वन टाइप क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी का मीनिंग हुआ कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो अब सेकेंड टाइप्स की बात। तो सेकेंड टाइप्स जो होगा जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन है ना। जब किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीजें क्या हो सकती हैं? चार्ज की जा सकती हैं। क्लियर? और वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई वो मतलब विजिबल चीज बनाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट सी, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज कहिए तो दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, निगेटिव चार्ज, द सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। ओके, इसमें क्या होगा? तो इफिशियंसी, डिफिशियंसी, इफिशियंसी का अपोजिट इफिशियंसी, इफिशियंसी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, एक्सेस, एक्सेस, सॉरी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। आई होप कि शायद ये आप सब अच्छे से समझ पा रहे हो। थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि हैंड राइटिंग अभी परफेक्ट नहीं हो पा रही है इस पे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो बॉडी क्या कही जाएगी? निगेटिवली चार्ज कही जाएगी। और जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी बॉडी के अंदर तो वो पॉजिटिवली चार्ज कही जाएगी। क्लियर है? ओके। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इक्वल हो तो कोई भी बॉडी क्या कही जाएगी? इन नेचर न्यूट्रल कही जाएगी। क्लियर? सो देन नेक्स्ट है लाइक चार्जेज एंड अनलाइक चार्जेज। आपने बहुत बार सुना होगा कि लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज क्या होते हैं। क्लियर है? लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज क्या होते हैं? तो लाइक चार्जेज जब सेम टाइप्स ऑफ चार्जेज होते हैं, ठीक है। पहले मैं हेडिंग बना लेता हूं। लाइक चार्जेज, टू same type of charges are called like charges. Clear? Then unlike charges, so two opposite charges are called unlike charges. ये जो लाइक चार्जेज और ये जो अनलाइक चार्जेज, इसको सबसे पहले जो नेम दिया था उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये बात भी आप आई होप आप सभी जानते हो, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट हु गेव द नेम चार्जेज एज लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज। ओके, नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो कंडक्टर्स को हम कैसे चार्ज करेंगे और इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। हाउ टू मेक चार्ज अ कंडक्टर, हाउ टू मेक चार्ज अ इंसुलेटर्स। तो उन सभी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? और ऐसे अगर बात की जाए तो हम लोगों ने लगभग वो चीज जान ही लिया है कि कंडक्टर्स को कैसे चार्ज की जाएगी। और कंडक्टर्स को तो ना सही, लेकिन इंसुलेटर्स को तो चार्ज करने का वही जो मेथड है मैंने बता दिया, वो एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का एग्जांपल भी उसको कह सकते हैं, द कॉम्ब एक्सपेरिमेंट, है ना, रबिंग ऑफ कॉम्ब एंड रबिंग ऑफ बलून। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। एंड लास्टली मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब अस एंड देन लाइक अस एंड शेयर अस। We need your support. Preparize needs your support. Okay, guys? Thank you.
एंड वन मोर थिंग गाइज, यदि आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर? सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर?